हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसका बेटा हमारा मेन पार्ट रहता है, डेट इज़ ब्रेन। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन और डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। लेट अस स्टार्ट। इफ वी सी द ब्रेन, it is the central information processing organ of the body. What does this mean, central information processing organ? For example, हमारे पास एक कंप्यूटर रहता है। हमें पता है कि जो ये कंप्यूटर रहता है ये अटैच रहता है हमारे एक सिस्टम से, जिसको हम नाम देते हैं सीपीयू, जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये सीपीयू एक इनपुट से कनेक्ट रहता है, या तो वो माउस हो सकता है, नहीं तो एक कीबोर्ड हो सकता है। हमें पता है जब भी हम कोई चीज़ टाइप करते हैं या हम कोई क्लिक करते हैं हमारे माउस की हेल्प से, वो इंफॉर्मेशन जाती है पूरी की पूरी हमारे इस सीपीयू में। तो ये सीपीयू इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले कर रहा है, जो भी कुछ हमने क्लिक की होगी, जो भी कुछ हमने टाइप किया होगा। सेम इसी वे में हमारा ब्रेन भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं लिख रहा हूं 3+3। हमें पता है कि 3+3 6 होता है, लेकिन ये बात हमें कैसे पता चली? आप अभी इस डिस्प्ले पे ये देख रहे हो कि 3+3 लिखा गया है, ओके? तो आपने बेटा इसको इनपुट लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे कीबोर्ड से लिया था, यहाँ पे हमने माउस से लिया था इनपुट। इसी तरह आपने बेटा अभी आपने आपके आइज से आपने इनपुट अभी लिया 3+3, और आपके ब्रेन में ये इन्फॉर्मेशन चली गई है और आपके ब्रेन ने इसको प्रोसेस किया है कि हाँ 3+3 6 होता है। और उसके बाद हम हमारे टंग की हेल्प से हम बेटा अभी आउटपुट दे रहे हैं 3+3 6 होता है। तो इन दिस वे हमारे ब्रेन ने भी ऐसे ही काम किया जैसे ये सीपीयू काम कर रहा है। तो दैट इज वाई द ब्रेन इज कॉल्ड एज सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो हमारे बॉडी की हर किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। ग्रेट। एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, और ये हमारे बॉडी में एक्ट करता है एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। किसी भी चीज़ को ये बेटा कमांड दे सकता है, ये किसी भी चीज़ को बता सकता है कि आप कुछ भी करो। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम कुछ बोल रहे हैं, तो मेरा ब्रेन मुझे ये बता रहा है, मुझे कमांड दे रहा है कि नहीं आपको भी बोलना है कुछ, ओके? कंट्रोल सिस्टम। और हमारा ब्रेन ही हमें बताता है कि हमें कब बोलना है और क्या बोलना है और कैसे बोलना है। दैट इज वाई इसको हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। अब ओनली हमारा ब्रेन हमारी स्पीच पे ही कंट्रोल नहीं करता है, हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के हर किसी प्रोसेसिंग पे काम करता है। ग्रेट। इट कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट्स। हमारा ब्रेन अब बेटा वॉलंटरी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करेगा, एज वेल एज इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को भी बेटा कुछ कंट्रोल करता है। जैसे कि हम वॉलेंट्री मूवमेंट्स को देखते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट्स हुए ऐसे सारे के सारे मूवमेंट्स हमारे बॉडी के जो हम हमारे विल से करेंगे, जो हम हमारे विल से करेंगे। ग्रेट। जैसे कि हम हमारे विल से अपने मोबाइल फ़ोन को उठाते हैं हाथ में। ग्रेट। हम हमारे विल से कुछ लिखते हैं, हम हमारे विल से कुछ बोलते हैं, हम हमारे विल से चलेंगे, हम हमारे विल से बैठेंगे। दीज ऑल एक्शंस आर एक्चुअली कॉल्ड एज द वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ग्रेट। ये करेगा बेटा हमारा ब्रेन बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी को बैलेंस रखेगा। ग्रेट। ये हमें गिरने नहीं देगा। गुड। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, और मैंने आपको भी कहा कि हमारा ब्रेन वॉलेंट्री मूवमेंट्स भी कंट्रोल करता है और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स भी कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स कुछ हैं, जैसे कि लंग्स, हमारे लंग्स को बेटा ये कंट्रोल करते हैं। हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, ओके, बट इनवॉलेंटरली। जैसे कि आप अपने हार्ट को ये बात नहीं समझा सकते, आप ये हमारे हार्ट को, आप ये बात हार्ट को नहीं बता सकते कि आप रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। हमें पता है कि बेटा हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, लेकिन आप आपके हार्ट को ये नहीं बता सकते कि अभी आप 50 टाइम्स ही बीट करो, या अभी आप 120 टाइम्स बीट करो फास्टली। नहीं, आप ये आपके हार्ट को नहीं बता सकते हैं। ये कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, ओके? जब हमारे ब्रेन को नीड लगेगी कि अभी मुझे हार्ट बीट इंक्रीज करनी है, तभी वो इंक्रीज करेगा। जब उसको लगेगा कि मुझे अभी डिक्रीज करनी है हार्ट बीट, तभी वो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम रनिंग करते हैं, रनिंग करने के टाइम पे हमारी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, ओके? हम हमारे हार्ट को तब ये बात नहीं बताते कि आपको हार्ट बीट जो है इंक्रीज करनी है, नहीं, ये ऑटोमेटिकली होती है। तो वही काम सारे जो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे हमारे बॉडी में, उन्हीं को हम इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। जैसे कि किडनी की फंक्शनिंग, ओके, ये यूरिन की जो है बेटा फिल्ट्रेशन करता है ये हमारे ब्लड की। ग्रेट।
तो ये किडनी भी इनवॉलेंटरली काम करती है। गुड। और हमारी ब्रेन की फंक्शन अगर हम देखेंगे, ये ब्रेन बेटा हमारा फंक्शन करता है थर्मो रेगुलेशन का। थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या रहता है कि ये हमारे बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। गुड। हंगर, हमें जब भी भूख लगेगी तो हमें हमारा ब्रेन ही बताएगा कि आपको भूख लगी है। ग्रेट थर्स्ट या सर्कैडियन रिथम्स। बेटा सर्कैडियन रिथम्स क्या होते हैं? सर्कैडियन रिथम्स होते हैं सिंपली एक 24 आवर का साइकिल जो बेटा हमारे माइंड में चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जैक्टली बेटा किसी टाइम पे नींद आती होगी, जैसे कि 11 बज गए सॉरी 12 बज गए या और कुछ टाइम होगा तो आपको ऑटोमेटिकली तब नींद आ जाती है। या अगर आप सुबह बेटा उठना चाहेंगे, आपने अलार्म नहीं लगाई होगी, ऐसा भी नहीं होगा कि आप सोते ही रहेंगे, नो। अगर आप देखते हैं आपका बेटा रोज़ का रूटीन होगा कुछ उठने का, जैसे कि 8 बजे, जैसे कि 6 बजे, जैसे कि 7 बजे, तो आपको तब बुलाने भी कोई नहीं आता, आप ऑटोमेटिकली आपकी नींद जो है खुल जाती है। तो ये एक कंप्लीट साइकिल रहता है हमारी बॉडी का, जिसको हम सर्कैडियन रिथम्स कहते हैं। तो यही सर्कैडियन रिथम हमारा यही ब्रेन कंट्रोल करता है। एक्टिविटीज ऑफ द सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। हमारा ब्रेन हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है, उनकी एक्टिविटीज को, और ह्यूमन बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि एंगर, कभी गुस्सा आना, कभी जो है आप फील करते हो एक्साइटमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। गुड। इट इज़ ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन। हमारा ब्रेन ही एक ऐसी साइट है जहाँ पे हम प्रोसेसिंग ऑफ विजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे अभी देखा है 3 लिखा हुआ, तो आपकी बॉडी ने बेटा इसको पहचान लिया, आपके ब्रेन ने, आपके आइज ने इस 3 को देखा, ब्रेन में प्रोसेस किया, तब जाके आपको ये पता चला कि यस इट इज़ 3। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड बना के देता हूँ। गुड। ऐसा एक वर्ड है, और बेटा ये वर्ड आपको समझ में नहीं आया होगा ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपके ब्रेन को इसके बारे में कोई पता नहीं है। गुड। तो इसी तरह आपके ब्रेन ने बेटा इसको जब प्रोसेस किया तो आपके ब्रेन को ये बात समझ में ही नहीं आई कि ये क्या है। ओके, तो हमारा ब्रेन हर किसी चीज़ को बेटा प्रोसेस करता है, विजन को हमारी प्रोसेस करता है, हियरिंग को प्रोसेस करता है। जब हम कोई बात कहते हैं, सुनते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल किसी और लैंग्वेज में कोई चीज़ सुनेंगे, चाइनीज़ सुनेंगे, हमें वो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा ब्रेन उसको अभी प्रोसेस नहीं कर सकता, हमारा ब्रेन वो सुनने के लिए ट्रेन नहीं है। स्पीच, हमें बोला जाएगा कि आप चाइनीज़ बताओ, हमें नहीं आएगा बोलना, क्योंकि हमें उस चीज़ की भी ट्रेनिंग नहीं है, हमारा ब्रेन अभी इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर सकता है। ओके, जैसे कि बेटा हमारा ब्रेन जो है प्रोसेस करता है मेमोरी को, जो भी हम कोई चीज़ लर्न रखते हैं उसको जो है कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, हमारी इंटेलिजेंसी को, इमोशंस को, थॉट्स को, ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। गुड। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। अगर हम बेटा हमारे ब्रेन को देखेंगे, जो हमारा ब्रेन रहता है ये हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये डायग्राम, ये एक ह्यूमन स्कल है बेटा, और हमारा ब्रेन जो है ये हमारे इसी स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। गुड। अगर हम हमारे स्कल का एक स्लाइस यहाँ पे बेटा कट करेंगे और इसको यहाँ पे जूम करेंगे तो हमें कुछ यूं दिखेगा। ये हमारी बेटा स्कल बोन है, जो सबसे ऊपर वाली बोन है, और उसके बाद हमारी ब्रेन तक, ये हमारा मेन ब्रेन है यहाँ, इस ब्रेन तक डिफरेंट लेयर्स प्रोटेक्शंस के रहते हैं। इन लेयर्स को हम नाम देते हैं मेनिंजेस। ग्रेट। तो हमारे ब्रेन में बेटा डिफरेंट 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेटा इन लेयर्स को एक बार में, यह है हमारी सबसे ऊपर बेटा स्कल बोन। स्कल बोन के बाद बेटा हमारी सबसे पहली लेयर आती है प्रोटेक्शन ऑफ मेनिंजेस की, जिसको हम नाम देते हैं ड्यूरा मैटर। इसको बेटा नाम देते हैं ड्यूरा मैटर। ग्रेट। ड्यूरा मैटर के बाद हमारी और एक लेयर आती है जिसको हम नाम देते हैं ऑर्चेनॉइड। सेकेंड लेयर दैट इज ऑर्चेनॉइड। ये बेटा फर्स्ट लेयर है ड्यूरा मैटर, सेकेंड लेयर है ऑर्चेनॉइड। इस ऑर्चेनॉइड के बाद और एक लेयर आती है हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द पाई मैटर। इट इज कॉल्ड एज द पाई मैटर, एंड दिस पाई मैटर इज क्लोज टू द ब्रेन। ये पाई मैटर सबसे क्लोज हमारे ब्रेन के रहता है। गुड। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस ऑर्चेनॉइड और इस पाई मैटर के बिटवीन, बेटा इस ऑर्चेनॉइड और पाई मैटर के बिटवीन एक स्पेस रहती है, फ्लूइड फिल्ड, जिसके अंदर फ्लूइड रहता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस। और इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस में बेटा प्रेजेंट रहता है सर्ब्रो सुपाइनल फ्लूइड। इसके अंदर बेटा प्रेजेंट रहता है सर्ब्रो सुपाइनल फ्लूइड, जो कि हेल्प करता है हमारे ब्रेन को वेट रहने में, और शॉक एब्जॉर्बर उसकी और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये शॉक एब्जॉर्बर रहता है।
तो अब तक हमने देखा कि जो हमारा ब्रेन है इसमें बेटा डिफरेंट 3 मेनिंजीज रहते हैं, डिफरेंट 3 लेयर्स रहते हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज डूरा मैटर, सेकेंड इज ऑर्चिनॉइड एंड थर्ड इज बाय मैटर. ग्रेट. तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो inside the skull the brain is covered by cranial meninges consisting of an outer layer called dura mater, a thin very thin middle layer called arachnoid, और बेटा जो अंदर वाली सबसे मोस्ट लेयर है that is called as the pie matter. Good. So ये हमने देखा है कि हमारा ब्रेन जो है किस वे में प्रोटेक्टेड रहता है और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है. Good. अगर हम हमारे इस ब्रेन की एक आउटलाइन अब देखेंगे, हमने डूरा मैटर को भी हटा दिया, हमने ऑर्चिनॉइड को भी हटा दिया, हमने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी हटा दिया, हमने पाई मैटर को भी हटा दिया. उसके बाद जो हम बेटा ब्रेन देखना चाहते हैं तो बेटा हमारा ब्रेन कुछ यूं दिखता है. ग्रेट. हमारा ब्रेन कुछ यूं दिखेगा. ग्रेट. इस ब्रेन के अंदर बेटा हमें दिखेगा कुछ डीप फिशरीज, कुछ डीप कट्स हमें इसमें दिखेंगे. ग्रेट. तो बेटा हमारे इस ब्रेन में कि एक सेंटर में एक डीप कट रहता है. तो ये ब्रेन अगर हम बेटा इसको जूम करेंगे, थोड़ा ओपन करके देखेंगे तो ये ब्रेन हमें कुछ यूं दिखेगा. इस ब्रेन के अंदर बेटा हमारे 2 हेलव्स रहेंगे जिनको हम हेमिस्फीयर्स कहते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स जिनको हम कहेंगे. तो ये वाला हेमिस्फीयर हमारा राइट हेमिस्फीयर कहलाएगा एंड दिस वन विल कॉल्ड एज लेफ्ट हेमिस्फीयर. बेटा इसी राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है ये एक स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं कॉर्पस कैलोसम. इसको हम बेटा नाम देते हैं कॉर्पस कैलोसम, इस स्ट्रक्चर को जो हमारे इन दोनों के दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है. बेटा इसके अलावा हमारे ब्रेन में और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है विच इज थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. चलिए आगे बेटा देखेंगे इस स्ट्रक्चर को हम. यहाँ पे ये एक मेन पार्ट है बेटा कॉर्पस कैलोसम जो हमारे इन 2 ब्रेन के हेल्व्स को आपस में कनेक्ट करके देते हैं. और जो हमारा और एक पार्ट था हमारे ब्रेन का विच इज कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस. और इस स्ट्रक्चर को हम बेटा नाम देते हैं डायनसेफेलॉन. इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं डायनसेफेलॉन. ये एक जनरल आउटलाइन है हमारे ब्रेन की. यहाँ पे आप फिर से एक बार देखोगे, ये बेटा कंपैक्ट ब्रेन है. थोड़ा सा ओपन करेंगे तो बेटा कुछ यूं दिखेगा जिसमें हमारे कुछ हेमिस्फीयर्स हैं, 2 हेमिस्फीयर्स रहेंगे और हमारा कॉर्पस कैलोसम रहेगा और हमारा डायनसेफेलॉन रहेगा इसमें. और जो डायनसेफेलॉन है उसके पास एक थैलेमस रहेगा और एक पोर्शन हाइपोथैलेमस का रहेगा. ग्रेट. बेटा अगर हम इस ब्रेन को देखेंगे डिवीजन करके, हमारे ब्रेन के मेन 3 मेजर पार्ट्स रहते हैं. वेरी फर्स्ट पार्ट वी कॉल्ड एज द फोर ब्रेन, सेकेंड पार्ट वी कॉल्ड एज द मिड ब्रेन एंड लास्ट पार्ट वी कॉल्ड एज द हिंड ब्रेन. ग्रेट. अगर हम बेटा इन सारे के सारे पार्ट्स को यहाँ पे एक बार में देखेंगे, जो हमारा फोर ब्रेन है वो कुछ ये वाला पोर्शन है, सबसे बड़ा पोर्शन और सबसे मेन पोर्शन हमारे ब्रेन का, दैट इज द फोर ब्रेन. बेटा फोर ब्रेन के बाद जो हमारा सेकंड पोर्शन है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, इसको हम बेटा सिंपली नाम दे सकते हैं ब्रेन स्टेम. इसको हम सिंपली नाम दे सकते हैं ब्रेन स्टेम. गुड. तो हम कह सकते हैं कि बेटा हमारे ब्रेन के 2 ही पार्ट्स भी हैं. हम कहेंगे फोर ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम, क्योंकि ब्रेन स्टेम के अंदर बेटा एक मिड ब्रेन भी आता है और हमारा हाइंड ब्रेन भी आएगा. ग्रेट. चलिए हम बेटा बात करेंगे पहले इस फोर ब्रेन की, कि देखेंगे कि फोर ब्रेन कैसा रहता है और क्या है इसके अंदर. इससे पहले हम एक आउटलाइन देखेंगे कि हमारे फोर ब्रेन के अंदर क्या कौन कौन सा पोर्शन रहता है और हाइंड ब्रेन के या मिड ब्रेन के अंदर कौन कौन सा पोर्शन रहता है. अगर हम फोर ब्रेन की बात करेंगे बेटा, हमारे फोर ब्रेन में ओनली 3 पार्ट्स आते हैं. गुड. वेरी फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज सेरेबेलम. अगर आप यहां पे देखेंगे इस ब्रेन का जो सबसे मेन पोर्शन है, this portion, this is called as the cerebrum. This portion is called as the cerebrum. Great. और इसके बाद थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जो आपने डायनसेफेलॉन में इससे पहले देख लिया है. ओके, वो कुछ बेटा इस एरिया में रह रहा है. तो अब एक सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये तीनों के तीनों पार्ट बेटा कंसिस्ट करते हैं हमारे फोर ब्रेन को. अगर हम मिड ब्रेन की बात करेंगे बेटा, मिड ब्रेन का कोई सब पार्ट नहीं रहता है, मिड ब्रेन अकेले में ही रहता है. इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स है वो हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं. हाइंड ब्रेन की बात हम करते हैं.
हाइंड ब्रेन के अंदर बेटा डिफरेंट 3 पार्ट्स रहते हैं। वेरी फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज पोनस, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला और मेडुला ऑब्लंगेटा, एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज cerebellum. Great. So this is the outline of our brain. Now we will start from this forebrain. अगर हम बेटा forebrain की बात करेंगे, जो forebrain हमारा है, this forebrain consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus. अगर बेटा cerebrum की बात हम करेंगे, जो cerebrum रहता है हमारे ब्रेन का, वो सबसे मेजर पार्ट रहता है ह्यूमन ब्रेन का, सबसे मेजर पार्ट। अगर हम इस ब्रेन को बेटा देखेंगे, डीप क्लिफ्ट डिवाइड्स द cerebrum longitudinally into two halves which are termed as left and right cerebral hemispheres. जैसे कि बेटा हमने अभी देखा कि जो हमारा ब्रेन है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ब्रेन बेटा डिवाइड होता है एक मेजर क्लिफ्ट से। यहाँ पे हमने देखा एक मेजर क्लिफ्ट रहता है, इससे हमारा ब्रेन डिवाइड होता है दो हेल्व्स में। दे आर कॉल्ड एज द हेमिस्फीयर्स और cerebral hemispheres, right one and left one. These are the cerebral hemispheres. This is the cerebrum. तो अगर हम फोरब्रेन को देखेंगे बेटा, फोरब्रेन हमारा ये cerebrum भी लेता है और हमारा ये डायनसेफ्लॉन पोर्शन भी इसी में आता है, और ये हमारा कॉर्पस कैलोसम भी इसी के अंदर आ जाएगा। ये कंप्लीटली यहाँ पे बेटा अगर हम देखेंगे तो ये फोर ब्रेन है। इसके बाद हमारा जो ब्रेन स्टेम है वो हम अलग देख लेंगे। ग्रेट। तो द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। तो ये दोनों के दोनों जो हेमिस्फीयर्स हमने देखे हैं अभी, एक हमने राइट हेमिस्फीयर देखा, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर देखा, हमने देखा इन दोनों को कनेक्ट करता है आपस में कॉर्पस कैलोसम। Good. The layers of cells which covers the cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into prominent folds. Now see, जो बेटा हमारे ये हेमिस्फीयर्स रहते हैं, इन हेमिस्फीयर्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इस पे बेटा कवरिंग रहती है हमारे स्पेशल सेल्स की, जिनको हम नाम देते हैं cerebral cortex. ग्रेट। तो एक लेयर है बेटा सेल्स की इस हेमिस्फीयर को जो कवर कर रही है, जिनको हम नाम देते हैं cerebral cortexes. और यही cerebral cortex बेटा डीप फोल्डिंग्स, प्रोमिनेंट फोल्डिंग्स में भी आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा। ये एक हाफ पोर्शन है हमारे cerebral हेमिस्फीयर का, और आप देखते हो यहाँ पे इस हेमिस्फीयर में कुछ फोल्डिंग्स है, और यहाँ पे भी यही हमारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिन सेल्स को हमने नाम दिया था cerebral cortex, इस लेयर को। जो ये cerebral cortex रहता है, इसको हम रेफर करते हैं एज अ ग्रे मैटर due to its grayish appearance. Good. क्योंकि the neuron bodies are concentrated here given the color. अगर हम इस पोर्शन की बात करेंगे, जो कॉटेक्स पोर्शन है हमारा cerebral cortex, सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो यहाँ पे शेडेड किया हुआ है, इसी पोर्शन को हम नाम देते हैं cerebral cortex, क्योंकि ये जो अब cerebral cortex है, इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। इसको बेटा ग्रे मैटर कहा जाता है, ग्रे मैटर। इसको ग्रे मैटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो कंसंट्रेटेड रहते हैं यहाँ पे उनके सेल बॉडीज। अगर हम सेल बॉडीज देखेंगे न्यूरॉन्स की, कि दो सेल बॉडीज होते हैं वही कंसंट्रेटेड रहते हैं हमारे ग्रे मैटर में, क्योंकि हमने देखा है कि जो एक न्यूरॉन रहता है उसके दो पार्ट्स यूजुअल रहते हैं, एक रहता है उसकी सेल बॉडी और एक रहता है उसका एक्सॉन। तो जो ये सेल बॉडी रहती है, सेल बॉडी कंसंट्रेटेड रहती है इसी ग्रे मैटर में। तो बाकी जो दूसरा पोर्शन बच रहा है उसको हम बेटा वाइट मैटर कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सोनस की प्रेजेंस रहती है। तो सेल बॉडीज़ हमारे इस ग्रे मैटर में रहेंगे और एक्सोनस यूजुअली हमारे इस वाइट मैटर के पास रहेंगे। ग्रेट। So the cerebral cortex contains motor areas, sensory areas and large region that are neither clear sensory nor motor in function. आपने प्रीवियस लेक्चर में बेटा ये बात जानी होगी कि जो हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन के पास रहते हैं मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज और कुछ लार्ज एरियाज ऐसे जो कि ना ही कंप्लीटली सेंसरी रहते हैं और ना ही मोटर रहते हैं। यहाँ पे मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि मोटर एरियाज क्या होते हैं और सेंसरी एरियाज क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हैंड है यहाँ पे और ये है हमारा ब्रेन। गुड। फॉर एग्जाम्पल हमने हमारे हैंड को कोई स्टिमुलस दिया, किसी ऑब्जेक्ट से टच किया, हमारा ब्रेन, हमारा हैंड जो है ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा हमारे ब्रेन को कि मुझे कहीं पे टच लगा है, आप ये बताओ कि ये क्या हुआ है। ओके। तो हमारे ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन जहां पे जाएगी, जहां पे ये ब्रेन रिसीव करेगा इस इंफॉर्मेशन को, उसको हम सिंपली नाम देंगे सेंसरी एरिया। उसको हम सिंपली नाम देंगे सेंसरी एरिया, जहां पे ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को। ग्रेट। फिर हमारा ब्रेन प्रोसेस करेगा इस इंफॉर्मेशन को। प्रोसेस करने के बाद ये ब्रेन किसी और एरिया से
इंफॉर्मेशन सेंड करेगा वापस हमारे हैंड को। ओके, और ये बताएगा कि ये सिग्नल के बारे में, ये क्या है, आपको क्या करना है अभी। अगर यहाँ पे हमने हॉट ऑब्जेक्ट हमारे हैंड को दिया होगा तो हमारा ब्रेन जल्दी से इसको बताएगा कि इसको छोड़ दो, हटा दो इसको यहाँ से। गुड। तो यहाँ पे इस ब्रेन के अंदर बेटा और एक पोर्शन, इसको हम अभी जो है मोटर एरिया नाम देंगे, जहाँ से इंफॉर्मेशन वापस आ गई हमारे हैंड को, मोटर एरिया। तो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स होंगे जिनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन आएगी। हमारे ब्रेन के अंदर अब एक ऐसा पोर्शन है जो ना ही कंप्लीटली सेंसरी रहता है और ना ही कंप्लीटली मोटर रहता है। ग्रेट। इसके बाद अगर हम देखेंगे, दीज रीजन्स और कॉल्ड एज एसोसिएटेड एरियाज, एसोसिएशन एरियाज। अब ये एक ऐसा एरिया जो ना ही कंप्लीटली सेंसरी है और ना ही मोटर कंप्लीटली है, ये दोनों काम ही कर सकते हैं, सेंसरी काम भी कर सकता है और मोटर काम भी कर सकता है, और ऐसे एरियाज को हम नाम देते हैं एसोसिएशन एरियाज। ग्रेट। which are responsible for complex functioning like intersensory associations, memory and communication। इसी एरिया के हेल्प से हम इंटरसेंसरी एसोसिएशन कर सकते हैं। इंटरसेंसरी एसोसिएशन का मतलब क्या रहता है, सेंसरी एरिया से मैसेज जा सकती है मोटर एरिया तक इसी एरिया के थ्रू, जो हमने एसोसिएशन एरिया का नाम दिया है। इसी में मेमोरी रह सकती है हमारी, कम्युनिकेशन जो भी हम कुछ करते हैं, या हमारा ब्रेन एक पार्ट से अगर कम्युनिकेट करेगा दूसरी पार्ट में तो इसी एसोसिएशन एरिया के ही थ्रू वो कम्युनिकेट भी कर लेगा। तो ये हमने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फोर ब्रेन के बारे में देखी है, जिसमें हमने देखा है अभी तक ग्रे मैटर और कुछ डिफरेंट एसोसिएशन एरियाज, मोटर एरियाज एंड सेंसरी एरियाज। अगर हम बेटा देखेंगे, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विद द माइलिन शीट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दे गिव एन ओपैक व्हाइट अपीयरेंस टू द लेयर एंड हेंस इट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। हमें बेटा पता है ये बात भी कि जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं वो होते हैं माइलिनेटेड, और हमें पता है माइलिनेटेड पार्ट जो यूजुअली रहता है वो है हमारा एक्सॉन। तो यही एक्सॉन्स की प्रेजेंस हमारे इस सेंट्रल हेमिस्फीयर में रहना, जिनसे इस हेमिस्फीयर का कलर जो है बेटा वाइट कलर आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो, एंड इट इज कॉल्ड सिंपली एज वाइट मैटर। द cerebrum wraps around a structure called a thalamus, which is a major coordinating structure for sensory and motor signaling। अगर हम देखेंगे बेटा जो हमारा सरब्रम है, जो हमने अभी सबसे बड़ा पार्ट सरब्रम को देखा था यहाँ पे, अगर हम इस सरब्रम को एक बार देखेंगे, जो ये सरब्रम हमारा रहता है, ये सरब्रम रैप करता है हमारे एक पार्ट को जिसको हम नाम देते हैं थैलेमस, या जिसको हम नाम देते हैं डायनसेफेलॉन। यहाँ पे हमने देखा था डायनसेफेलॉन को भी एक बार में, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो, ये हमारे हेमिस्फीयर्स है, और यही हेमिस्फीयर्स बेटा जो है रैप करते हैं, सराउंड करते हैं हमारे इस डायनसेफेलॉन को, जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है हमारा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ग्रेट। तो another very important part of the brain called hypothalamus lies at the base of the thalamus। The hypothalamus contains a number of centers which control body temperature, urge for eat and drink। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, जो हमारा हाइपोथैलेमस रहता है, ये हाइपोथैलेमस कंटेन करता है बहुत सारे नंबर ऑफ सेंटर्स जो कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग या ड्रिंकिंग। ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में कंट्रोल किए जाते हैं हाइपोथैलेमस के हेल्प से। इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स विच सेक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। और अगर हम इसी हाइपोथैलेमस की बात करेंगे बेटा, इसी हाइपोथैलेमस में हमारे कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रेशंस करते हैं, और वही सेक्रेशंस हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहलाते हैं, और जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड या अदर एसोसिएटेड ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन इस हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स की हम देखने वाले हैं हमारे अगले चैप्टर में। द इनर पार्ट ऑफ द cerebral hemisphere and a group of associated deep structures called amygdala hippocampus forms a complex structures called the limbic lobes or limbic system। अगर हम इनर पार्ट देखेंगे cerebral hemisphere का, इनर पार्ट cerebral hemisphere का, इस इनर पार्ट के अंदर बेटा कुछ एसोसिएशन डीप स्ट्रक्चर्स रहते हैं। इसमें कुछ अलग स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे कि एमेग्डाला है एक स्ट्रक्चर, जैसे कि हिपोकैम्पस है एक स्ट्रक्चर, जो कि लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्बिक सिस्टम क्या है? लिम्बिक सिस्टम बेटा एक ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर जो रेगुलेशन करता है, सेक्सुअल बिहेवियर का, एक्सप्रेशंस का, जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस हम करते हैं, जैसे लव, हेट्रेट, एक्साइटमेंट, प्लेजर,
इन सारी चीज़ों को बेटा कंट्रोल करता है हमारा यही लिम्बिक सिस्टम। तो हमने ये फोर ब्रेन की इंपॉर्टेंट चीज़ें देखे हैं। अभी हमने देखा सिंपली फोर ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स रहेंगे। एक हमारे सर्ब्रल हेमिस्फीयर्स रहेंगे जिनको हम सर्ब्रम कहेंगे, इसके बाद थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हमने देखा कि हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक एरियाज रहेंगे सर्ब्रल हेमिस्फीयर में जिसको हम लिम्बिक लोब्स या लिम्बिक सिस्टम कहेंगे, जिसमें एमिगडाला हमने देखा, हिप्पोकैम्पस देखा, ये कुछ स्ट्रक्चर्स रहेंगे। और हमने देखा कि यह लिम्बिक सिस्टम हमारे एक्साइटमेंट, इमोशंस एंड रिएक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारे मिड ब्रेन की। देखेंगे कि जो हमारा मिड ब्रेन है अब ये कैसा रहता है, कहां पे काम करता है। यहां पे अगर हम एक डायग्राम देख लेंगे, अब तक हमने देखा ये है हमारा फोर ब्रेन, सर्ब्रम है, और यहां पे ये कॉर्पस कलोसम है। इसी कॉर्पस कलोसम के अंदर वाले एरिया में एक पोर्शन हमारा रहता है जिसको हम मिड ब्रेन कहलाते हैं, कुछ इस तरह का। यहां पे इस वाले पोर्शन में अगर हम इसको देखेंगे, ये हमारे थैलेमस या हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे रहेगा। और जो हमारा ये हाइंड ब्रेन है, ये बेटा हाइंड ब्रेन के पार्ट से और इस हाइंड ब्रेन के बिटवीन रहेगा। ओके, यानी कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बिटवीन हमारा मिड ब्रेन रहता है। अगर हम पार्ट्स देखेंगे, किस किस पार्ट के बिटवीन ये रहेगा, ये रहेगा हमारे थैलेमस या हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन के एंड पोनस हाइंड ब्रेन, इसी के बिटवीन जो है बेटा हमारा ये मिड ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोनस ऑफ द मिड हिंड ब्रेन। हमारे इस मिड ब्रेन के थ्रू बेटा कैनल कॉल्ड सर्ब्रल एक्विडक्ट पासेस, यहां से इसी मिड ब्रेन के थ्रू हमारी एक कैनल बेटा पास होती है जिसको हम सर्ब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, ये एक कैनल आप यहाँ पे बेटा देख सकते हो, सर्ब्रल एक्विडक्ट। ये है हमारा सर्ब्रल एक्विडक्ट। यहाँ पे आप एक कैनल देख सकते हो, एक कैनल बेटा कुछ इस तरह से निकलती है जिसको हम सर्ब्रल एक्विडक्ट यहाँ पे कहते हैं। इसको मैं एक बार क्लियर करूंगा यहाँ पे। ग्रेट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बेटा, इस कैनल को हम सर्ब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। यह एक कैनल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सर्ब्रल एक्विडक्ट कहते हैं, जो कि हमारे मिड ब्रेन के पोर्शन से ही निकलता है। ग्रेट। The dorsal portion of the midbrain consists mainly of 4 round swellings lobes called corpora quadrigymnia। और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बेटा देखेंगे, जो ये हमारा फोर ब्रेन, ये जो हमारा मिड ब्रेन रहता है, इसी मिड ब्रेन के नीचे वाले पोर्शन में अगर हम देखेंगे, डॉर्सल साइड में अगर हम इसको देखेंगे बेटा, यहाँ पे डिफरेंट 4 लोब्स का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजिम्निया कहते हैं। बेटा कॉर्ड कहते हैं 4 को। ओके, तो 4 पार्ट्स का ये स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम नाम देते हैं क्वाड्रिजिम्निया। गुड। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लर्न रखेंगे हमारे मिड ब्रेन में। तो इंपॉर्टेंट चीज पहला है ये कि जो मिड ब्रेन है ये लोकेट रहता है बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पोनस। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन का एंड पोनस हमारे हिंड ब्रेन का। और हमने एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रखना ये कि हमारे मिड ब्रेन के थ्रू एक कैनल सिस्टम जाता है जिसका नाम है सर्ब्रल एक्विडक्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो डॉर्सल पोर्शन हमारे इस मिड ब्रेन का है वो कंसिस्ट करता है 4 राउंडेड स्वेलिंग्स जिनको हम नाम देते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजिम्निया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन हमारा है ये फॉर्म करता है हमारा ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन का स्टेम बनाते हैं मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन दोनों मिलके। चलिए अब हम बात करने वाले हैं हमारे हाइंड ब्रेन के, जिसके हमें पता है 3 पोर्शंस रहते हैं। एक है पोनस जो कि बिल्कुल मिड ब्रेन के नीचे वाला पोर्शन है, सर्ब्रम जो कि बेटा हमारे पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट रहता है, और मेडुला ऑब्लंगेटा जो बिल्कुल इस पोनस के नीचे वाले एरिया में प्रेजेंट रहता है। ये है कुछ डिफरेंट 3 पार्ट्स हमारे हाइंड ब्रेन के। हमने देखा कि हाइंड ब्रेन कंप्राइज करता है पोनस को, सर्ब्लम को। बेटा ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए सर्ब्रम से। सर्ब्रम सबसे बड़ा पार्ट रहता है हमारे ब्रेन का जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, और ये है सर्ब्लम। ग्रेट। एंड मेडुला जिसको हम दूसरा नाम भी मेडुला ऑब्लंगेटा भी देते हैं।
जो पोनस पार्ट रहता है वो कंसिस्ट करता है एक फाइबर ट्रैक्ट जो इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन को। यानी कि जो पोनस है इसमें बेटा बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं, न्यूरो फाइबर ट्रैक्ट्स रहते हैं जो कि इंटरकनेक्ट करता है हमारे ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को आपस में। Cerebellum has very convoluted surfaces in order to provide the additional space for many more neurons. यहाँ पे अगर आप बेटा देखेंगे ये है cerebellum हमारा, ये cerebellum में बहुत सारे फोल्डिंग्स यहाँ पे है और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कोई भी अगर आप देखेंगे और उसमें फोल्डिंग्स रहे तो बेटा बस एक ही बात याद रखना है हमेशा वहाँ पे कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया गया हो। जैसे हम विलाइज देखते हैं, माइक्रो विलाइज देखते हैं, वहाँ पे भी फोल्डिंग्स रहते हैं क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। इसी तरह अगर हम मेडुला की बात करेंगे ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, और जो हमारा ब्रेन रहता है उसका मेडुला पार्ट, लास्ट पार्ट, सबसे लास्ट पार्ट ये है मेडुला, और मेडुला बेटा कनेक्ट रहता है फाइनली फिर स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम के थ्रू पास होता है। ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ग्रेट। अब जो मेडुला है ये कंसिस्ट करता है कुछ सेंटर्स। सेंटर्स का मतलब बेटा रहता है कुछ ऐसे पोर्शंस जो अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे, उनको सेंटर्स कहेंगे। जैसे कि मेडुला ऑब्लंगेटा हमारा कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, ये वाला सेंटर करेगा रेस्पिरेशन को कंट्रोल, ये वाला करेगा कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है उस चीज को ये वाला कंट्रोल करेगा। गैस्ट्रिक सेक्रेशंस, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डिफरेंट हार्मोन्स की सेक्रेशन होती है, उनको सेक्रेट करना हमारे और एक पार्ट का भी और एक सेंटर का काम रहेगा। इसी तरह अगर हम ब्रेन स्टेम को देखेंगे, फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा ब्रेन स्टेम है, हमारा ब्रेन स्टेम बेटा काम करता है, ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कनेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा ब्रेन स्टेम। 3 मेजर रीजन्स मेकअप द ब्रेन स्टेम। अगर हम बेटा 3 मेजर रीजन्स की बात करेंगे जो हमारा ब्रेन स्टेम बनाते हैं, वो 3 मेजर रीजन्स है, एक है मिड ब्रेन हमारा, एक है पोनस और एक है मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, हमें पता है कि हमने बेटा पहले कहा था कि एक मिड ब्रेन और एक हैंड ब्रेन, ये दोनों के दोनों बेटा ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ओके, लेकिन हैंड ब्रेन में जो मेन 2 पार्ट्स टेक पार्ट करते हैं ब्रेन स्टेम बनाने में वो है ओनली पोनस एंड मेडुला। ये बात यहाँ पे बेटा ध्यान रहे। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है। और जो यूजुअली सर्बलम रहता है, सर्बलम ब्रेन स्टेम बनाने में टेक पार्ट नहीं करता है। ग्रेट। तो ये हमने बेटा स्ट्रक्चर देखा था हमारे ब्रेन का। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम जानने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, गुड बाय।